हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एंड यू आर वाचिंग सीएस नॉलेज ग्रू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्रेटरल ऑडिट अमेंडेड प्रोविज़न की, जो रिसेंटली जनवरी 2020 में अमेंड हुआ था। और हम इस वीडियो में आपको जो नया प्रोविज़न आया है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को फ्रेंड पूरा देखिएगा, तभी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज हम बात करने वाले हैं सेक्रेटरियल ऑडिट अमेंडेड प्रोविज़न की। तो इसमें आपको पता है जो सेक्शन 204 है वो सेक्रेटरियल ऑडिट से डील करता है। और ये बेसिकली जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज और बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज, उन पर ये एप्लीकेबल होता है। सेक्रेटरियल ऑडिट का मतलब है जितने भी कंप्लाइंसेस हैं लॉ के, उसको चेक करना। नॉट ओनली कंपनी बट वेरियस कंप्लाइंसेस। कंपनीज एक्ट के अलावा भी बहुत से लॉ हैं, उनको कंप्लाइंसेस को चेक करना। इसको हम सिंपल भाषा में कंप्लाइंस ऑडिट कहते हैं। अब एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो पहले एप्लीकेबिलिटी होती थी सेक्रेटरियल ऑडिट की, उसका एग्जिस्टिंग प्रोविजन हम पढ़ते हैं। पहले ये लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होता था और एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 50 करोड़ और मोर और टर्नओवर 250 करोड़ और मोर होता था, उस पर एप्लीकेबल होता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये प्रोविज़न अमेंड हो चुका है। तो अब ये एक एडिशनल आ गया है कि एवरी कंपनी, ये आप जो येलो कलर में हाईलाइट हुआ देखेंगे, हर कंपनी जिसकी आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग्स बैंक से या पीएफआई से 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, अब उन कंपनीज को भी सेक्रेटरियल ऑडिट मैंडेटरी है करवाना प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये प्रोविज़न अमेंड हुआ था 3 जनवरी 2020 को। और इसमें एक नया रूल 9C इंसर्ट हुआ, जो हमने ये अभी पढ़ा। और एवरी कंपनी का मतलब है चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, ये सेक्शन दोनों कंपनी पे लगेगा अब से। अगर जिस कंपनी की आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हुई तो। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी देता है आफ्टर कंडक्टिंग सेक्रेटरियल ऑडिट। और वो उस रिपोर्ट का फॉर्मेट जो होता है वो होता है फॉर्म MR3। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो एक अपनी रिपोर्ट में जो भी रिमार्क्स दिए हैं पीसीएस ने, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने, अपनी रिपोर्ट में, उसको बोर्ड अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या अदर रिमार्क्स को। अगर कोई भी कंपनी या कंपनी का ऑफिसर या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इस सेक्शन के प्रोविज़न को कॉन्ट्रवीन करते हैं तो उन सब पे पेनल्टी लगेगी, वो फाइन, पनिशेबल विथ फाइन, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। और आपको जैसे कि पता है, एक नया सेबी एलोडिया रेगुलेशन में एक रेगुलेशन इंसर्ट हुई है, इसमें एनुअल सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट और साथ ही एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, वो लिस्टेड कंपनी और उनकी जितनी भी मटेरियल सब्सिडरी कंपनी है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। उन्हें ये प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ये पीछे से प्रिपेयर करवाएंगे और उसको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 60 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। स्कोप के बारे में जान लेते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट का स्कोप कहाँ पे है। सेक्रेटरियल ऑडिट का स्कोप कंपनीज एक्ट में भी है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 पे भी है और जो भी उसके रूल्स हैं उसमें है। थर्ड, इसका स्कोप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में भी है, फेमा में भी है, उसके रूल्स में भी है। एफडीआई, ईसीबी, फॉरेन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, डायरेक्ट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई। और चौथा, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, इस पर भी स्कोप एप्लीकेबल है। सेबी की कुछ अदर रेगुलेशंस हैं, उन पे भी, सेबी एक्ट पे भी। और कोई भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के कंप्लाइंसेज हैं उसकी रिपोर्टिंग करना, उस पर भी एप्लीकेबल होता है। और लिस्टिंग एग्रीमेंट का कंप्लायंस कर रही है या नहीं कंपनी कर रही, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने पर भी ये इसका स्कोप एप्लीकेबल होता है सेक्रेटरियल ऑडिट का। और एग्जामिन करना एंड रिपोर्ट करना रिगार्डिंग द एडुकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसेस विद अदर लॉज। और कोई भी लेबर लॉ, कंपटीशन लॉ, एनवायरनमेंट लॉ से रिलेटेड कंप्लाइंसेस को इंश्योर करना, मॉनिटर करना, उस पर भी स्कोप है। एग्जामिन करना एंड रिपोर्ट करना, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देना, रिस्पेक्ट ऑफ बोर्ड स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सिस्टम कैसा है,
ये देखते हुए उसके ऊपर एग्जामिन और रिपोर्ट प्रिपेयर करना सेक्रेटरी ऑडिट। और 11 पॉइंट है सेक्रेटरी ऑडिटर स्कोप इनकम टैक्स, कस्टम एंड जीएसटी पर भी उनके कंप्लाइंसेस को देखने पर भी लगता है। अब बात करते हैं एक सेक्रेटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया कैसे जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखते हैं। सबसे पहले जो सेक्रेटरी ऑडिटर कंपनी अपॉइंट करने वाली है, तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो कंपनी एक लिस्ट बनाती है, 3 या 4 या 5 6 उनकी एक बिड होती है अनाउंस। तो जिसकी भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जो ज़्यादा उन्हें सुटेबल लगता है, तो उसको वो एक अप्रूवल लेटर भेज देते हैं कि हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं सेक्रेटरी ऑडिटर। फिर सेक्रेटरी ऑडिटर की तरफ से कंसर्ट आती है कि हाँ मैं आपका सेक्रेटरी ऑडिटर बनने को तैयार हूँ, वो एक रिटर्न लेटर में कंपनी को देगा, वो ऑब्टेन उसकी कंसर्ट लेनी पड़ती है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिशियली उसका अपॉइंटमेंट आने वाली बोर्ड मीटिंग में करते हैं और उसका रेमुनरेशन, कितना रेमुनरेशन पैकेज होता है वो फिक्स किया जाता है। और एक सीटीसी यानी कि रेजोल्यूशन जो बोर्ड मीटिंग में पास हुआ था उसके अपॉइंटमेंट का, वो फाइल कर दिया जाता है और उसी को फॉर्म MGT 14 के साथ। तो ये था अपॉइंटमेंट। अब बात करते हैं सेक्रेटरी ऑडिट के प्रोसेस की, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। एक सेक्रेटरी ऑडिटर को जब भी सेक्रेटरी ऑडिट करता है उसको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाती है। वो डिपेंड करती है कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी किस नेचर की है, कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, उसके बेसिस पे चेकलिस्ट कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी वो डिपेंड करता है। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं ड्यूटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की क्या ड्यूटी है सेक्रेटरी ऑडिट के रिगार्डिंग। गाइस कंपनी जो है वो सारी असिस्टेंट्स और सारी हेल्प फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी एक PCS को, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को, जब भी वो ऑडिटिंग कर रहा हो सेक्रेटरियल्स या अदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स को। और आप पढ़ते हैं बोर्ड की क्या ड्यूटी रहेगी इसके रिगार्डिंग। तो जब भी कोई सेक्रेटरी ऑडिटर यानी कि PCS सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स मेंशन करता है, तो बोर्ड की ड्यूटी है उन एक्सप्लेनेशन को देना उस रिमार्क्स के ऊपर, उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और उसे फर्निश कर देना सेक्रेटरी ऑडिटर को। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सेक्रेटरी ऑडिट के। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है जो भी कंप्लाइंसेस होते हैं लॉ के एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के, उनको वेरीफाई करना और उसके ऊपर रिपोर्ट करना। दूसरा है जो भी कंपनी के अंदर नॉन कंप्लाइंस या इनएडुकेट कंप्लाइंसेस होता है उसे पॉइंट आउट करना। और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, लाइक कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, सोसाइटीज़, कंज्यूमर, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और कोई भी पेनल्टीज़, लीगल एक्शन होता है उसको अवॉइड करना जो लॉ एजेंसीज़ या अदर पर्सन के द्वारा इन्फोर्स किए गए हों। आइए अब पढ़ते हैं सेक्रेटरी ऑडिट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो गाइस इसका जो पहला बेनिफिट है वो है ये एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है जो इंश्योर करता है लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स के कंप्लाइंस को। और दूसरा ये प्रोवाइड करता है डायरेक्टर्स को और कंपनी के KMP को एक कॉन्फिडेंस लेवल। और सेक्रेटरी ऑडिट इंश्योर करती है लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स को ताकि डायरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट बिजनेस मैटर पे कंसंट्रेट कर सकें। और ये कंपनी की गुडविल को और स्ट्रेंथ करता है। और सेक्रेटरी ऑडिट एक इफेक्टिव गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट टूल है, इन्वेस्टर को हेल्प करता है एनालाइज करने में कंप्लायंस लेवल ऑफ कंपनीज, जिससे कंपनी की रेपुटेशन और बढ़ेगी। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। गाइस जो सेक्रेटरी ऑडिट है वो कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को इम्प्रूव करती है और हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर सके, फुलफिल कर सके। और ये रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल और गवर्नेंस प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट लाती है, इफेक्टिवनेस लाती है। सेक्रेटरी ऑडिट जो है वो प्राइवेट कंपनीज एंड स्मॉल पब्लिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने अमेंडमेंट में पढ़ा है कि जो नई अमेंडमेंट आई है उसमें अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर वो उनके आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हैं तो उनके ऊपर सेक्रेटरी ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो गाइज़ अब हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं, प्रिंसिपल के बारे में कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है सेक्रेटरी ऑडिट। प्रिंसिपल है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर रेदर देन पोस्टमार्टम एक्सरसाइज एंड टू फाइंड फॉल्स। मतलब
हम सेक्रेटरियल ऑडिट का बेनिफिट ये है कि हम इससे पहले ही ये मान के चलते हैं कि कंपनी के कंप्लाइंसेस जो भी लीगल प्रोविज़न है उसको फॉलो अप कर रही है नहीं कर रही, सारे जो भी रूल्स हैं कंपनी के ऊपर, जो भी लॉज एप्लीकेबल हैं उसको कंपनी ठीक तरह से फॉलो कर रही है नहीं कर रही, रेदर देन कि हम ये फाइंड करें जब कंपनी ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है फिर उसमें से फॉल्ट फाइंड करना, तो ये ठीक नहीं है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट एक गुड ऑडिट है और इससे कंपनी सेक्रेटरी के जो प्रोफेशन है उसके स्कोप को भी बढ़ावा मिलता है। ये कंपनी की जो इमेज है, जो गुडविल है, उसको भी स्ट्रेंथ करती है और ये एक कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट टूल है, एक गवर्नेंस टूल है। सेक्रेटरियल ऑडिट का बेनिफिट जो है वो प्रमोटर को है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को होता है, कंपनी के ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ को होता है, रेगुलेटर्स को होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को होता है, इन्वेस्टर्स कंज्यूमर्स को होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, क्रेडिटर्स एंड कंज्यूमर्स को होता है, ताकि हम जो भी कंपनी है अगर उसकी ब्रांड अच्छी रहेगी, गुडविल अच्छी रहेगी, अगर उसका सेक्रेटरियल ऑडिट एक अच्छी तरीके से होगा तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी इजीली लोन ले सकती है, इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, उसको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रहेगा। तो ये बेनिफिट्स इनको भी है और इसका अल्टीमेट बेनिफिट कंपनी को भी होता है। मैंने गाइस कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं ताकि जो आपके कुछ डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो गाइस जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हु हैज़ एन अथॉरिटी टू कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट, किसके पास ये अथॉरिटी है सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट करने की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं ओनली कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस को ऑथराइज़ किया गया है सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, वही इस सेक्रेटरियल ऑडिट को कंडक्ट कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस प्रोविज़न की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है इस प्रोविज़न की। तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं जो हमारी इकोनॉमिक की जो करंट सिचुएशन है जिसमें काफ़ी बैंक्स और पीएफआई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर, फिर उनके लोन रिकवरी को लेकर। तो एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है बैंक्स का, पीएफआई का, वो काफ़ी नहीं है एक लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कि कंपनी का जो लॉ है, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसका उसका कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए सेक्रेटरियल ऑडिट को इम्प्लीमेंट किया गया और उसको अमेंड किया गया ताकि जो लोन लेने वाली कंपनियां हैं उनका भी सेक्रेटरियल ऑडिट हो सके। और गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करती है कि जो पब्लिक मनी है वो स्टेक पे है, हैंस जो सेक्रेटरियल ऑडिट की नीड है वो बहुत ज़रूरी है लॉ के कंप्लायंस, लॉ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन के जो प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से कंप्लाई किए जाएं। और रीसेंट केस जो था पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक का, डीएचएफएल का, और सबसे बड़ा केस जो गाइस अभी रिसेंट हुआ था वो यस बैंक का, जिसका लोन डिफ़ॉल्ट का केस था, जैसे कि हम सबको पता है। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये पूछता है कि ये अमेंडमेंट कब से अप्लाई होंगी। तो रूल्स में मेंशन किया हुआ है गाइस, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर बिगिन होगा 1 अप्रैल 2020 से, तब से ही ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे और अब हो भी गए हैं। और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि अगर कंपनी की जो लिमिट है, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है सेक्शन 204 और रूल 9 में मेंशन, अगर कंपनी उसको क्रॉस करती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो उसकी बोरिंग्स लिमिट है या जो टर्नओवर पेड अप कैपिटल वाली लिमिट है वो उसको रिकवर कर लेती, मतलब उसको क्रॉस अब बियॉन्ड क्रॉस जो चली गई थी अब वो विद इन द लिमिट आ गई है, क्या तब सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो क्वेश्चन है गाइज नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी लिमिट्स देखी जाएंगी चाहे वो टर्नओवर की हो, पेड अप कैपिटल की हो या आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग की हो, वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखी जाएंगी। उस टाइम देखा जाएगा कि कंपनी की क्या क्या प्रिस्क्राइब लिमिट को कंपनी क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही, उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि कंपनी पे सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है क्या इंटर कॉर्पोरेट बोरिंग्स और लोन के केस में भी प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। तो गाइज नहीं होगा, क्योंकि जो लोन्स और बोरिंग कंपनी बैंक से या पीएफआई से लेगी उसी केस में एप्लीकेबल होगा। अगर वो बैंक से बोरोइंग लेती है बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट तो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और बोरिंग के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स और कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट्स होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चंस को पुटअप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। और आई होप ये वीडियो में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।